नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कौर और आप देख रहे हैं द AKY फिल्म पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं वो है मेरी बहुत पुरानी दुलारी दोस्त और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब आप जानते होगे मेरे साथ। इसको आपने बहुत टाइम देखा होगा, मेरे पेज पे देखा होगा। तो ये पॉडकास्ट जो हम आज करने वाले हैं, इसको मैंने इसलिए बैठाया यहाँ पे कि इसका काला सच जो है वो दुनिया को बताऊँ मैं, ठीक है? तो अब चलिए सिमरन। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? या आई मीन अच्छे बनने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अमित है, उसको सब पता है। अच्छा, मुझे ना बस तेरे से एक ही चीज़ पूछनी पहले, सबसे पहले। हाँ। ठीक है, तूने मुझे बताया था कोई ये आजकल के लोग जो है ना, मतलब जितने भी बड़े लोग, तो वो जज करते हैं किसी चीज़ को लेके। ये क्या सिस्टम है मतलब? तो देखो, बात ऐसी होती है कि अब जैसे मेरा नसीब वैसे अच्छा है क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, और मुंबई में होने के बावजूद भी जो लोगों को लगता है कि नहीं, आप तो लकी हो कि आप मुंबई में हो, सो आपको स्ट्रगल नहीं है चीज़ों का, इट्स वेरी एक्सेसिबल। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो ऐसा नहीं होता ना कि ओवरनाइट आपको कोई काम मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट जो भी सक्सेस मिले वो शॉर्ट लिव्ड होती है काफ़ी। तो मैंने काफ़ी टाइम से थिएटर किया है, 8 साल से मैंने थिएटर करा था, फिर एक छोटा सा रोल करके फिर मराठी सीरियल्स में आगे बढ़ी हूँ। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है, आप काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलते हो। तो मैंने काफ़ी बार ये जो चीज़ फेस की है कि आप क्या पहने जाते हो या आप कौन सा ब्रांड पहन रहे हो, या ये मैटर आप, करता है? ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मैटर करता है। मतलब मैं अगर अच्छी दिख रही हूँ तो मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे बदन पे कौन सा ब्रांड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, टू रिस्पेक्ट यू। और अगर आप एक सर्टन स्टेटस के नहीं हो तो दे विल ट्रीट यू एज इफ कि हाँ, मतलब स्ट्रगलर है या अपने स्टेटस की नहीं है टाइप्स। अभी नॉट नेसेसरी कि हर कोई अरमानी एक्सचेंज पहनता हो, हर कोई गुची पहनता हो। भाई किसी किसी की लाइकिंग होती है, किसी किसी को पैसे होने के बावजूद ऐसा लगता है कि नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो वैसे काफ़ी मेरे को ब्रांड्स काफ़ी पसंद है, वो बात नहीं है। मेरा ऐसा कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग भी करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे हम लोग पार्टीज़ में वगैरह जाते हैं, कभी आफ्टर पार्टीज़ होती है, सो देर आर पीपल वी मीट, जैसे कोई कंपनी ओनर्स होते हैं, ब्रांड ओनर्स होते हैं। तो मैं एक बार ही मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी ओपा में। अब ओपा एक ऐसा क्लब है मुंबई का जहाँ पे एक्चुअल में कोई भी उठ के नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल आप का कुछ स्टेटस। बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा। मतलब कहाँ पे पड़ता है ये? मैं जाऊँगा टाइम करके। ये है अंधेरी में, मरोल साकिनाका पे। ठीक है, मैं कोई भी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, आप और मैं नाम भी म्यूट कर दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, बीप कर देना बस। तो वहाँ मैं गई हुई थी और वही सब पार्टी वार्टी चल रही थी। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उनका एक, वो भी एक्टर है मेरे फ्रेंड, तो उनका कोई एक पहचानने वाला फ्रेंड वहाँ पे आया था। एंड सडनली ही इज़ लाइक, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे और बोला कि हाय दिस इज सिमरन वगैरह। मैंने बोला हाय सिमरन। तो ही इज़ लाइक आप भी एक्ट्रेस हो, आई यू एन एक्ट्रेस? मैंने बोला यस आई एम एन एक्ट्रेस। तो अब होता है ना कि जैसे हम लोग काम करते तो वो दिख जाता है एक बॉडी लैंग्वेज से कि आर्टिस्ट है। तो उसने मुझे बोला इवन यू आर एन एक्ट्रेस? आई सेड यस। तो द सेकेंड थिंग ही आस्क्ड मी इज लाइक, आर यू ऑल्सो अ स्ट्रगलर? ये क्या मतलब है? आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, डू आई लुक लाइक अ स्ट्रगलर? आई मीन मुझे वो चीज़ काफ़ी चुभ गई थी। और मैंने से बोला कि फॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि स्ट्रगल आप, आई थिंक आप मरने तक करते रहते हो, जो भी चीज़ आपको, लाइफ ही स्ट्रगल है यार। इट्स स्ट्रगल। तो उसने क्यों ये चीज़ मुझे बोली मुझे पता नहीं, बट जैसे लोगों का है कि एक्ट्रेस है, और अगर उस इंसान को आपका काम पता नहीं है, जैसे कि अभी मैं मराठी सीरियल्स में काम करती हूँ ज़्यादातर, तो वो बाकायदा वो देखते नहीं है वो शो, या उनको पता नहीं है मेरा एग्जिस्टेंस, इस वजह से उनको लगता है कि बिकॉज उनको पता नहीं है तो वो इंसान स्ट्रगलर है। तो मतलब उनको ये चाहिए, अगर बॉलीवुड में कहीं नॉन फेस में दिख रहा है, हाँ, कहीं पे ऐसा हाँ, किसी के साथ दिख रही है, तो वो हाँ, स्ट्रगल वाली लड़की नहीं है। नहीं है। उनका ऐसा है कि अगर तुम बड़े बड़े लोगों में उठ रहे बैठ रहे हो, अभी हर कोई एक्ट्रेस या हर कोई इंसान पार्टी
मैनियक नहीं होता है, जैसे मैं नहीं हूँ इतनी, मैं करती हूँ, मैं जाती हूँ इन्वाइट्स पे, बट मैं बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करती हूँ, सिलेक्टेड एरियाज़ में जाती हूँ। तो उन्होंने जब मुझे ये चीज़ बोला, मैंने उनको बोला व्हाई वुड यू आस्क मी दैट, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर कोई एक्टर आजकल यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगलर ही होता है, सब कोई एक्टर बनना होता है, बट वो लोग बोलते हैं कि हम एक्टर है बिना बने। तो मैंने बस उनको बोला कि ओके, आप मुझे गूगल कर दो। अच्छा चलिए, तो हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात है वो मैं ये पूछने वाला था कि इतना टाइम हो गया है ना काम करते करते, चल वो हम बाद में पूछेंगे। अच्छा हाँ, ये बता हम दोनों कैसे मिले थे? ओ गॉड। सो ओके, तो मैं एक सीरियल कर रही थी, तुझा इश्का सा नाथखोड़ा, स्टार प्रवाह पे, मराठी सीरियल है, और मेरा यही मड में शूट होता था। तो मैं मेरा नाइट शिफ्ट था उस दिन पे, तो नाइट शिफ्ट होने के वजह से तो एक बंगलो था जहाँ पे इट्स लाइक कंपाइलेशन ऑफ 2 बंगलोज, तो आगे एक बंगलो है और पीछे एक बंगलो है, एक सेम सॉरी सेम, मतलब 2-3 है इकट्ठी बने, वो हाँ, बहुत बड़ा बंगला है वो। बहुत ये है, हम वो नहीं बताएंगे हाँ कहाँ पे। बट तो मैं बिकॉज आई ट्रैवल बाय ऑटो, बिकॉज मुझे ऑटो में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ऑटो कैब से ज़्यादा महंगी होती है मैं बता दूं, बट मुझे पसंद है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, बट मुझे हवा में बैठना बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कई बार लोकल में आकर नहीं आती, ऐसा क्यों? हवा है ना तो लटक के आकर। लटकाएंगे तो लोगों को ना, हम क्यों लटके। अरे वाह, तो कैसा लड़का अच्छा, के तो ठीक है। उसके हाँ, बाद तो मैं गई वहाँ पे, और मैं जैसे अंदर गई तो मेरा मुंह ढका हुआ है, मेरी बकायदा सिर्फ आंखें दिख रही, वो जो होती है ना जो लड़कियां जो एक्टिवा में पूरा ऐसा फेस वगैरह बांध के रखती है, और मैं मेरा बैग और जो है वो लेके गई, और मुझे ना मेरे क्रू मेंबर्स कोई दिख नहीं रहे थे, जैसे मेरे जो नॉर्मल स्पॉट दादा वगैरह होते थे। तो मैं गई और एक इंसान वहाँ पे खड़ा था, मैं गई उस इंसान के पास, मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आमचा शो इधर, लाइक मैंने मराठी में बोला हमारा शो यहाँ पे चल रहा है क्या? तो उन्होंने बोला कि सीरियल के लिए आए हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोला नहीं नहीं मैम, वो पीछे है। मैंने बोला ओके थैंक यू, ये बोल के मैं बस जाने वाली थी। अच्छा, मेरा मुंह ढका हुआ ही है तब तक, मैं बस जाने लगी, और ये मेरे को बोलता है एक्सक्यूज मी, आप सिमरन हो, आप प्रैंक वीडियोस करते हो राइट? मैंने बोला आंखों से कैसे कोई पहचान सकता है? मैं 2 मिनट के लिए दंग रह गई थी। मैंने बोला हाँ। तो बोलता है मैं अमित हूँ, मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे बात करी हुई थी, क्योंकि वो चाहता था कि हम एक साथ मैं काम चाहता था करें। ये मेरी टीम में काम करे। तो ये 2018 की बात है मेरे ख्याल से, 2019 या 18 की। नहीं 2020 20 की हाँ, बात है। 20 तब लॉकडाउन से पहले या बाद में? लॉकडाउन से बाद में, बाद में, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। हाँ फर्स्ट लॉकडाउन के बाद 2021 के टाइम। तो इसने मुझे बोला कि हमारी बात हुई थी, हमारा 3-4 महीने से बात हो रही थी कि मिलना है, ऑफिस आ जाओ, ये आ जाओ, बट नहीं बन पा रहा था। तो उस दिन रैंडम एक इंसान मुझे मेरे सिर्फ आंखों से, वो भी अंधेरे में, रात का शिफ्ट था मेरा, ये मुझे बोलता है कि आप क्रेजी भाभी। मैंने आई वॉज शॉक्ड, और तभी मतलब कोई, मतलब अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी होता तो भी ना पहचान पाई, इतनी मैं ढकी हुई थी। तो शार्प आंखें हैं मेरी, शार्प आंखें हैं, उसने सिर्फ बस पकड़ लिया था। लड़कियां पहचान लेता। और ये ना झूठ बोल रही है, मैं बताता हूँ सच्ची कहानी कैसे मिले थे। मैं खड़ा था वहाँ पे और मैं कुछ कर रहा था, तो ये आई इधर से और इसने कुछ तो पूछा, वही पूछा कि हमारी सीरियल का हाँ, क्या है। तो हाँ। मैंने बोला कि प्रैंक के लिए आई हो क्या? कहीं तुझे मैं प्रैंक वाली दिख रही हूँ? माँ कसम। इसने पोलाइटली सोचा कि मैं तो सच बोलूंगा। फिर मैं कहा नहीं यार, मुझे लगा, फिर ये जाने लगी, तब मैंने तुझे बोला था कि मैं कहा चल सिमरन अपना वो हम वो करते हैं। फिर इससे तेरे से नंबर लिया मैंने उस टाइम, नहीं उसी दिन लिया था शायद। नंबर तो था तुम्हारे पास, बट वही हमारी व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी काफी बार, बट तुम कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, फिर मेरा सीरियल हम लोग की बस मीटिंग होती है, चल अभी मिलते हैं। हाँ, अभी मिलते हैं। फिर मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर फोन किया, मैं कहा सिमरन सुनो, आप ऐसा करो कि आप सीधा शूट पे आओ, मीटिंग वोटिंग मेरे पास ना टाइम है ना हम लोग के पास, ऑब्वियसली भाई टाइम कहाँ होता है, नहीं होता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली रहता था, कभी कभी मुंबई आता था, 10 दिन मुंबई में, फिर 1 महीना 20 दिन दिल्ली में। तो मैं कहा यार तू शूट पे ही आ जा, शूट पे ही बात कर लेंगे, है ना? हाँ। तो हमने स्टार्टिंग शूट से ही करा फिर। हाँ, तो मतलब मैं पहली बार किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने गई हूँ जहाँ पे मुझे पता नहीं मेरा पेमेंट क्या है, मुझे पता नहीं एग्रीमेंट कहाँ है, कुछ पता नहीं। बस अमित ने बोला कि तुम आ जाओ, मैंने बोला चल ठीक है। और फिर मैंने बकायदा आधा शूट कंप्लीट करने के बाद ही मेरे मेकअप रूम में आया, और फिर हमने बैठ के ट्रांसपेरेंटली बात की कि जो भी है, कि जो भी रहेगा लेन देन का चीज़।
सो ऐसी मेरी उससे मुलाकात हुई तो और तब से पल्ले पड़ चुका है यार, जा ही नहीं रहा। अरे मोटी झूठ बोल क्या झूठ बोल रही है माँ कसम। मतलब दिखाओ दिखाओ चैट कौन मैसेज करता है। दिखा। अच्छा चल, अच्छा ये तो ठीक है। सबसे पहले तेरे अंदर थॉट कहाँ से आया कि यार मुझे ये तो करना है? तुझे इंडस्ट्री में आना क्यों है, क्यों दिमाग में है? मुझे हीरोइन बनना था स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब ओके सो मेरी मॉम टीचर है, शी वॉज अ प्रिंसिपल इन द स्कूल व्हेन शी रिटायर्ड। मेरे पापा गवर्नमेंट में है और मेरी बहन जो है सगी वो लंदन में रहती है। और ये 1 महीना गई थी, इसने बहुत चिढ़ाया मुझे वहाँ पे जाके, एनिमल वहीं पे देखा था। और गाइस एक बात बता दो, हम दोनों दोस्त हैं, हम तू तड़ाक करे तो हमारा चलता है। प्लीज़ नीचे कमेंट में ये मत बोला करो कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। हम दोनों पुराने दोस्त, हम ऐसे ही बात करते हैं। हाँ मतलब तो इस चीज़ को आप ज़्यादा वो मत लेना हम कि अभी काफ़ी ज़्यादा तहजीब से बात कर रहे हैं वैसे। हाँ, तो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि इसको आप करके बात करूं, लेकिन निकल नहीं रहा। नहीं होगा वो, मैं अजीब हो जाऊंगी पूरी। हाँ, तो फिर न्यूयॉर्क गई थी? न्यूयॉर्क नहीं गई थी मैं, लंदन। लंदन हाँ लंदन गई थी, बताओ। लंदन गई हुई थी तो चिढ़ाया विढ़ाया, तो ये तो चिढ़ रहा था अपने आप में, मैं क्या करूँ। और वहां से फोन कर रही है, वो भी नॉर्मल कॉल पे। हाँ, मैं कहा कितना बैलेंस लेके गई है भाई, एक डेढ़ घंटे हम बात कर रहे हैं। मैं कहा भाई साहब। मैं इंटरनेशनल कॉलिंग लेके गई थी, तो मैं बता क्या रही थी, हाँ ये बता रही थी कि हीरोइन बनना था। तो फैमिली काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और मेरा ये चीज़ करना तो बचपन फैमिली से। काफी पढ़ी लिखी है। मैं भी हूँ मतलब पर मैंने उसको कभी यूटिलाइज नहीं किया। मैंने कभी भी मेरे जो भी, आई एम एन HR बाय प्रोफेशन, बट मैंने कभी इतना पढ़ी सिमरन तुम कब करी है तूने? अबे तू आने के पहले करी है ना यार। HR की पढ़ाई करी है? हाँ माँ कसम। हाँ मैं HR हूँ बट मैं मानता नहीं, फिर भी ये बोल रही जो ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है बकायदा मेरे पास। सच में? हाँ। तो ये जॉब वॉब करती ना यहाँ पे, क्यों खामखा? मुझे पसंद है लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मैम करे, फोटो खींचे। मुझे अगर कोई बोल दे कि तुम यहाँ पे बैठो 9 से 5 और तुमको हम लोग 1.5 लाख रुपए देते हैं महीना और तुम काम करो, और मेरे ऊपर अगर कोई डेडलाइंस आ जाए या मेरा बॉस अगर मुझे बोले ये क्यों नहीं हो, मैं भाई तू चुप रहे। मेरे को नहीं बोलेगा। आई मीन दैट इज मी। आई कैन नॉट वर्क 9 to 5, आई कैन वर्क 9 to 9। जो इस शो का प्रोड्यूसर है ना, हाँ वो भी ऐसे ही है। कैसे है? मतलब उसको भी ताने 9 से 6 वाली जिंदगी उसको भी काट रही थी हमेशा। है ना? उसने बोला नहीं यार मेरे को जो, तो उसने बहुत कोयले में से हीरा तरासा हाँ मुझे, मतलब। वैसे तो अब जाके नहीं, मैं कोयले में से हीरा हूँ लेकिन इतना कोयला नहीं हूँ मैं। तो फिर अभी वो हमारा जो प्रोड्यूसर है ना इस शो का, उसको भी उसने बहुत काम किया हुआ है। हाँ। है ना? बट उसके बारे में आज बात ना ही करे तो क्यों मूड ऑफ करना। आगे बोल, क्या बोल रही थी? तो बचपन से ये था कि मैं मम्मी का ऐसा दुपट्टा लेके एक्टिंग करती थी टीचर होने का, क्योंकि मम तभी टीचर थी, बाद में वो प्रिंसिपल बनी। तो एक था कि मुझे हीरोइन बनना है, ये मुझे हमेशा था बचपन में, बट तभी पता नहीं होता ना सीरियसनेस लाइफ का क्या। सो मैं जब भी 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैं राइफल शूटिंग करती थी। सो आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट स्टेट प्लेयर राइफल शूटर। ये सब मुझे कब पता बताने वाली थी? अब तू इतना सीरियसली बात थोड़ी करता है मुझसे। अरे माँ का हमने इतनी घंटे बात की, किसी दिन गुस्सा उस्सा आ गया तो मेरे को ठोक निकल जाएगी। नहीं यार, अब तू आती हुई लक्ष्मी वाले को नहीं करते ना। तो ठीक है, दोस्ती यारी में नहीं करते। तो मेरा नेशनल्स के लिए सिलेक्शन होना था। आई वॉज द ओनली गर्ल अंडर 16 दैट टाइम मेरे स्कूल से। तो हम लोग गए थे सिलेक्शन के लिए वगैरह। तो ऑलमोस्ट होते होते ये हो गया कि मेरे जो एक सर थे PT के हमारे स्कूल में, क्योंकि मेरी मॉम वहीं पे टीचर थी, तो मुझे ना उसके बेटे ने एक बार कुछ मोटी या पागल ऐसा कुछ बोल दिया था, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था। अपने PT वाले सर PT सर के बच्चे को, मतलब वो भी मेरे स्कूल में आया था या कुछ तो हुआ था, आई डोंट नो। तो उसको ना मेरे ऊपर बहुत ऐसा ग्रज था। तो मेरी मॉम एक दिन स्कूल आई नहीं थी, मेरे घर पे शादी थी भाई की। तो उसने और मेरा ना एक्सेसिव प्रैक्टिस करके, बिकॉज मेरे में जुनून सवार हो गया था कि नहीं मुझे नेशनल्स खेलना है। तो मैं 60 मिनट्स हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, पैलेट्स बोलते हैं, मतलब बुलेट्स को पैलेट्स बोलते हैं। तो 60 मिनट्स का एवरेज होता है 30 पैलेट्स, मतलब 2 मिनट ईच 1 बुलेट टू स्ट्राइक। मेरा जुनून इतना हो गया था कि मैं एक 60 मिनट्स का मेरा एवरेज 74 हो गया था, विच वॉज लाइक पोजिशन लो, स्ट्राइक करो, लोड करो, अनलोड करो। तो इस पर जर्क लग के मेरे को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर टाइप हो गया था
और उसी टाइम पे मुझे बोला गया कि आप थोड़ा सा आराम से करो 2-3 महीना, क्योंकि आप फिर नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और उसी टाइम पे मेरे सर ने मुझे बोला कि पीटी का एग्ज़ाम है, तुम अगर पुशअप्स नहीं करोगी तो तुमको हम फेल कर देंगे। तो मेरे लिए नहीं बेटी वही हो गया ना, मतलब खुंदक आ गई उसको, हाँ मतलब निकालना था। खुन्नस आ गई उसको। तो मेरी मॉम तो थी नहीं स्कूल में, और मैं हमेशा बिकॉज टीचर की बेटी रही हूँ, मेरी चाची टीचर रही है, मेरी बुआ प्रिंसिपल रही है सेम स्कूल में, तो एक प्रेशर होता था कि आई हैव टू स्टैंड आउट, अच्छे ही ग्रेड्स लाने हैं। तो मैंने कर दिया पुशअप्स, और पुशअप्स जैसे कर लिया तो ये हल्का डिसलोकेट हो गया, मतलब मैं ब्रश तक नहीं पकड़ पा रही थी हाथ से, ऐसे ऐसे हाथ होता था। उस चीज़ में मेरा नेशनल्स चला गया बिकॉज आई वॉज इन बेड रेस्ट, मैं पेन भी नहीं पकड़ पाती, मैं लिख ही नहीं पाती थी कम से कम 1-2 महीने के लिए। फिर एक दिन ऐसे ही मॉम डैड ने सोचा कि मैं तब तक डिप्रेशन एंजाइटी कुछ पता नहीं था, क्योंकि तब ऐसा लगता था बस यार बुरा लग रहा है, हम सैड है क्योंकि कुछ चीज़ निकल गई हाथ से। तो एक दिन मम्मी डैडी ने डिसाइड किया कि मराठी में काफ़ी नाटक होते हैं, ड्रामा प्लेज होते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ थाने में तभी। तो उन्होंने बोला कि चलो हम जाते हैं नाटक देखने के लिए। तो वहाँ पे अचानक से मेरी मॉम को उनकी स्कूल की फ्रेंड मिली 25 इयर्स के बाद। तो उनके जो हस्बैंड थे वो वहीं पे बाल नाट्य सिखाते थे, विच इज़ चाइल्ड नाटक। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि एसएल वर्ल्ड का शो करेगी। तो मैं ऐसा बहुत पतली नाजुक सी लड़की थी 16 साल की, तो मैंने बोला नहीं नाचेगी नहीं मैं, मतलब दिस वाज माय रिएक्शन, नाचेगी नहीं। मुझे नाच गाना नहीं करना ऐसा था। तो देन शी आस्क्ड मी कि तुम थिएटर करोगी क्या। तो हाँ, तो मम्मी ने थोड़ी सी फीस वीस भरी थी तभी, और मजाक मजाक में उन्होंने ये किया कि चल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे होता था वर्कशॉप, और 1 महीने के बाद हम लोग एक परफॉर्म करते थे, जो भी सैटरडे संडे में सीखा है, नवरस क्या होता है या जो भी सीखा है। बस वो मेरी मम्मी की आखिरी गलती थी, पहली और आखिरी गलती थी। अरे माँ आंटी लड़की आपकी मतलब उन्होंने ऐसे किया था कि चल उसका थोड़ा ध्यान ही हो जाएगा, बट वो चीज़ ऐसे हो गई कि मैं अब तक मैं आ चुकी थी 12th में, तो एक वर्कशॉप करना था मेरा 2 महीने का, अब मैं कंटिन्यू करने लग गई थी। तो उसके बाद तो सर मेरी फीस भी नहीं लेते थे, बिकॉज सर को यह पता चल चुका था कि ये आर्टिस्ट अच्छी है, कि शी कैन डू इट। तो सर बुलाते थे एंड हम लोग करते थे रिहर्सल वगैरह। अब मैं इस समय तक आ चुकी थी 12th स्टैंडर्ड में। अब बकायदा मेरा सुबह को, कल सुबह 10 बजे बोर्ड पेपर है पहला, मैं रात को 12:30 बजे तक रिहर्सल कर रही हूँ। मेरी मम्मी फ़ोन करके मैं बोलती तेरे को शर्म आती है, कल तेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, ये सब के लिए नहीं भेजा था। सो वो करते करते वो मेरा जुनून, मेरा सपना कब बन गया मुझे नहीं पता चला। एंड देन कॉलेज में गई, अच्छा परसेंटेज भी ठीक ठाक आया। फिर कॉलेज में गई, एचआर लिया, मुझे बीएमएम करना था। मेरे पापा ने बोला कि नहीं दीदी ने बीएमएस किया है तो तू भी बीएमएस करेगी। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने बीएमएस तो ले लिया, बट मैं कॉलेज में लेक्चर ही नहीं बैठती थी क्योंकि मैं चली जाती थी रिहर्सल। तो मेरी मॉम तब तक प्रिंसिपल बन चुकी थी। अब एक कॉलेज की प्रिंसिपल एक दूसरी प्रिंसिपल को स्कूल में कॉलेज में बुला के बोल रही है कि आपकी बेटी लेक्चर नहीं अटेंड करती। तो उन लोग को ऐसा था कि यार पता नहीं क्या लड़कों के चक्कर में चली गई है या क्या है। मतलब मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे बड़े हरामखोर थे, सॉरी। अरे माँ कैसा टीचर को कौन बोलता है यार उन्होंने ना, मेरे जो डिग्री कॉलेज के हैं ना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सपोर्ट किया है कभी भी। उन्होंने हमेशा वार्टी लगाई है वैसे मेरी। सपोर्ट तो स्कूल में देखो 10वीं तक होती है शायद। मेरी जो जूनियर कॉलेज थी ना 11th 12th, वो मेरे सबसे लाइफ चेंजिंग ईयर्स थे। हमें तो मारते थे स्कूल में। हाँ, हमको नहीं मारते बहुत मारा है हमें तो भाई। नहीं, मुझे टीचरों ने अपने मतलब खुद की घर की खुंदक हमारे ऊपर निकाली है। वो आता ना क्या स्लेट क्या बोलते हैं उसको, स्केल उससे मारते थे। स्टील की स्केल। हाँ है, उससे मारते थे, पता नहीं क्यों। तू तो लोहे का बना है, तुझे कौन सा लगता था? अरे उस टाइम तो मैं बच्चा था ना। अच्छा। और वो बात करते करते अभिषेक तेरे को पता है वो अंगूठा ऐसे करके दबाते थे। हाँ वो ऐसे करते थे। और हमारे खानदान वाले पता क्या बोलते थे, मारो लड़का अच्छा पढ़ना चाहिए बस। वो मारो चक्कर में इतना मारा उन्होंने कि अच्छा तो बनाया है हमारे टीचरों ने। थैंक यू सो मच। नहीं बदला लूंगा किसी दिन। मैं बता रही हूँ, मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे मेरे लिए इट वाज मोर लाइक अ हाउस पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि मेरी चाची मैथ साइंस टीचर, सगी चाची, मेरी मॉम टीचर, मेरी बुआ प्रिंसिपल, तो मेरे को कुछ स्पेस ही नहीं होता कि मैं कुछ कांड करूँ। मैं फिर भी कांड कर देती थी, वो तो बात अलग है।
मैं एक बार ही ऐसा हो गया था कि मतलब मम्मी ने ना शिमला मिर्ची की भाजी बना के दी थी, मुझे खानी नहीं थी, तो मैं इतनी स्टूपिड, और मैं और मेरी मॉम का स्कूल टाइमिंग ये होता था, मैंने जाके मेरी मॉम के स्कूल क्लासरूम के बाहर वो गैप था वहाँ पे वो डाल दी, और मेरी मम्मी ना खड़े रह के देख रही है, बोलती है कैसे बच्चे, इतना माँ बाप बना के देते हैं मेहनत से खाना और बच्चे डाल देते हैं। तो प्यून ने बोला भाई आपकी बेटी ने डाला है, और स्कूल खत्म होने के बाद मम्मी मेरे को बोलती है कैसी थी सब्जी, अच्छी लगी, और बोलती है मस्त बनी थी, सट करके गंगी। मतलब ये वैसा रहा है 11th-12th मेरा जो कॉलेज रहा है, मेरे सर ने। बचपन सही था वैसा। बचपन सही था मेरा, इतना सही नहीं था अब तो पता चल गया होगा ना, एंजाइटी क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये अब तो पता चल गया होगा क्या होता है ये। अब बस उसको नाम आ गया यार अमित, है ना, उस चीज़ को नाम आ गया, अब वो ग्लोरीफाई हो गई है। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं, बट अब हर छोटे बच्चे को डिप्रेशन एंजाइटी होती है। और मैं बोलती थी भाई तुम्हारे उम्र में मैं साला डोरेमोन देख रही होती थी। किसकी उम्र में? मतलब यहाँ तो कोई उम्र वाला नहीं है, सब बड़े बड़े हैं। नॉर्मली इन जनरल बता रही हूँ आप आजकल। पट्टू तूने कभी कोको मेलन देखा है क्या? यार मेरे बहन का बच्चा बड़ा देखता है वो, मेरा खुद लड़का देखता है द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड, ओ माय गॉड, मतलब वही चलता है। अच्छा जब तूने थिएटर कर लिया, पूरा काम हो गया थिएटर का, 8 साल, तो पहला काम कौन सा मिला था और कैसे मिला था? तो ओके, तो मुझे ना तब जब मैं थिएटर कर रही थी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे टीवी में काम करना है, मुझे लगता था कि मैं फिट ही नहीं हूँ। आई वॉज ऑलवेज सेल्फ डाउटिंग माई सेल्फ। ऑडिशन दिए थे? नहीं, ऑडिशन कभी नहीं दिया? ऑडिशन नहीं दिए थे तब तक, क्योंकि मेरी मॉम और मेरे घर पे मेरे पापा, मतलब उनको ऐसा था कि जिनको कुछ करना नहीं आता है वो एक्टिंग करते हैं, तब वैसा था। अब वो काफ़ी खुश है मेरे से, टच वुड, शायद, पता नहीं बट तो मुझे मेरे जो मेरे थिएटर के सर थे, प्रबोध सर, उन्होंने मुझे एक बार 7 बंगलोज भेजा था अंधेरी में, एक सनफीस्ट की किसी ऑडिशन के लिए। तो मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ, और मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे लेन्स होती है ऑडिशंस के लिए आराम नगर में। तो ऐसे ठक ठक आया, हमने पूछा कि ऑडिशन के लिए, तो उस इंसान ने मेरे को ऐसे ऊपर से नीचे देखा, मैं जीन्स टॉप पहना था नॉर्मल, बहुत कवर्ड कपड़े पहने थे, तो उन्होंने बोला ऐसे स्कैन किया, बोला नॉट फिट। तो एक्टिंग कुछ नहीं देखी? नहीं, अंदर ही नहीं लिया, बाहर से ही? हाँ, नॉट फिट। अब मम्मी थी साथ में, तो एक जगह थी ऑडिशन, तो वहाँ पे गई, तो उन्होंने वही स्लेट लेके दिस आर माई प्रोफाइल्स वगैरह, वो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ। तो एक बार वो जब ऑडिशन दिया मैंने, तो रात को 1:30 बजे उनका फ़ोन मेरे पापा के फ़ोन पे आया, क्योंकि मैंने नंबर मेरे पापा का दिया हुआ था। अच्छा। काफ़ी रिजर्व्ड फैमिली रही है मेरी इस सब चीज़ों में, कि मेरा लड़की का नंबर नहीं वगैरह। तो उनका 1:30 बजे रात को फ़ोन आया और ये बोला कि आपका साउथ की फिल्म में सिलेक्शन हो गया है एज अ हीरोइन। पहली मूवी? पहली नहीं, पहला काम, पहला ऑडिशन का बस फ़ोन आ गया मुझे। अच्छा। रात को 1:30 बजे। अब उनको लिए तो सब ऐसा था कि रात को 1:30 बजे कौन कॉल करता है भाई। और एक्चुअली बड़े बड़े जो प्रोडक्शंस होते हैं या फिल्म वाले होते हैं, वो दे डोंट रियली कॉल यू एट 1:30 इन द नाइट। अभी हालांकि टेक्स्ट करते हैं बट कॉल तो नहीं करते। तो मेरे पापा ने जैसे फ़ोन उठाया तो उस औरत की बोलती बंद हो गई। अच्छा, तो सामने जिसने कॉल किया था। द रीज़न इज़ क्योंकि वही सीन कास्टिंग काउच वाला होगा शायद, मेरे तक तभी वो आया नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने फिर उठा लिया था, तो वो किस्सा खत्म हो गया था। कास्टिंग काउच पे भी आएंगे, इसके साथ तो बहुत गंदा स्कैम होने से बचा है। उसके हाँ। बाद फिर वो हो गया। और पहला काम जब मिला तो मैं फिर ना गूगल पे सर्च करती रहती थी कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर, ये मुझे लगता था गूगल पे सब मिल जाएगा। अच्छा। तो मेरे को एक लड़के का नंबर मिला था, अक्षय पाटिल करके, वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था। तो मुझे नहीं पता मुझे वो नंबर कहाँ से मिला, कैसे मिला, बट ऑनलाइन ही मैंने ढूंढा था ऐसे। तो उसको मैंने मेरी प्रोफाइल वगैरह भेजी थी। अब प्रोफाइल क्या होती है वो भी पता नहीं, तो मैंने 4 मोबाइल में खींचे हुए फ़ोटोज़ भेज दिए थे, एक सेल्फी, एक ऐसे जीन्स वाला, एक ऐसे गार्डन में खड़ी हुई ऐसे वाला। और उसको मैंने बोल दिया था कि थिएटर किया है। तो थिएटर किया है उस वजह से थोड़ा सा उसका ऐसा था कि चल मैं देख लेता हूँ, इम्पैक्ट पड़ता था। तो एक बारी मैं ऐसी सुबह को 11 बजे सो रही हूँ मेरे सोफे पे, उसका मुझे फ़ोन आता है कि एक जूनियर आर्टिस्ट का कैरेक्टर है, थाने में ही शूटिंग है, और मैं थाने में ही रहती थी तब, तो करोगे क्या? 400 रुपये पेमेंट है और डायलॉग लिया तो 500 रुपये। तो
जूनियर आर्टिस्ट का था ना कैरेक्टर, तो वो मॉब सीन था या कुछ तो ऐसा हुआ था, वो सीरियल थी मराठी। तो मैंने बोला हाँ चल ठीक है करेंगे। अब तब मेरे लिए 500 रुपये बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरी पहली कमाई उससे होने वाली थी और मुझे पैसे का लेना देना नहीं था मेरा फाइनेंशियल। बहुत बड़ी बात होती थी। कब की बात है ये? 2019 19 2018 सॉरी। अच्छा, नहीं फिर तो बड़ी बात नहीं है 500 रुपये। आगे तो और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली से स्ट्रांग रहा है, तो तभी ऐसा कुछ था नहीं, पेरेंट्स वर्किंग थे वगैरह। तो मैं चली गई। मैंने बोला हाँ चलो कैमरा क्या होता है या शूटिंग क्या होती है, मुझे वो देखना था, इसके लिए मैं चली गई। अब चली गई तो मैं मेरे 2 साड़ियाँ लेके गई, तो उन्होंने आए। और अच्छा, जूनियर आर्टिस्ट को मेकअप रूम नहीं होते इन मराठी, तो बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है जूनियर आर्टिस्ट को। और मतलब जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट है उनको उनका देना चाहिए, बट नहीं किया जाता है। तो मैं गई वहाँ पे, जूनियर क्राउड वालों के साथ या मतलब जो थोड़ा बहुत जिनका सीन है जिनका है मतलब 1 आध 2 डायलॉग है उनको भी मतलब अच्छे से ट्रेन नहीं करते, बाहर रहो अपना, जाओ घूमो बाहर, हाँ वैसा वैसा। और अब मैं काफ़ी, बैकग्राउंड मेरा इतना तगड़ा रहा हुआ है हमेशा से, और मेरे को वो ट्रीटमेंट सहन करना वॉज अ वेरी बिग शॉकर कि दे ट्रीट यू एज लाइक आप कोई हो ही नहीं वहाँ पे। तो मैं गई तो उनका वो एक एडी आया और उन्होंने बोला कि ये कौन सी साड़ी लाइए दिखाओ। तो मैंने ये साड़ी दिखा दी। तो भार्गवी चिरमुले और सारिका नवाथे करके एक्ट्रेसेस है, तो उनके साथ मेरा पहला लाइफ का टेक शॉट था। मैंने उसके पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था। तो मेरे साथ और एक आंटी थी जिनका 4 डायलॉग था, मेरा 2 डायलॉग था। तो अब वो हो गई बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रक, क्योंकि वो डायलॉग बोल नहीं पा रही थी। मतलब होता ना कैमरा फियर हो जाता। अभी थिएटर की वजह से नहीं होता अपने को, कि जिन्होंने थिएटर किया होता है उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो मैंने मेरा डायलॉग ले लिया, और मेमोराइज करने का आदत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग एक टाइम पे पूरा स्क्रिप्ट रीड कर लेते थे। तो उन्होंने बहुत सारे उनके रीटेक्स हुए, 5-6 रीटेक हुए। जो एक्चुअल में मेन आर्टिस्ट थे वो आके खड़े रहे कि उनको सजेशन दे कि आप हमारे पास देख के बात करो, तो ऐसा लगे कि नॉर्मल बात कर रहे हो, बट उनसे नहीं हुआ। तो मेरा जो था वो एक्चुअल में लिटरली 1 टेक में हो गया था। अच्छा, नो फंबल नथिंग। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ले लोगे क्या डायलॉग। मैंने बोला हाँ ले लूँगी मैं। तो उन्होंने बोला कि अरे स्क्रिप्ट लेके आओ इनके लिए। मैंने बोला नहीं मुझे याद हो गया, क्योंकि वो औरत ने इतनी बार बोल दिया था मेरे सामने कि मेरा वैसे भी मेमोराइजेशन बहुत शार्प था, तो मुझे याद हो गया। तो जैसे मैंने वो किया, वो सीन हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप और एक सीन करोगे क्या। बिल्डिंग में उसकी नेबर का वो कैरेक्टर था जो हीरोइन थी। तो मैंने बोला हाँ करेंगे। तो फिर उसके बाद मेरा उसके साथ सीन लगाया। तो अब 2 सीन के बीच में जब गैप था, तो मैं हमेशा अलूफ रही हूँ, मेरे को वो आंटियों के बीच में जाके चपड़ चपड़ करना पसंद नहीं है। तो मैं साइड में खड़ी थी और मैं फ़ोन पे कुछ कर रही थी। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, तो एकदम सा घुंघराले बाल टाइप, और मुझे आई वॉज ऑलवेज है ऐसा था मेरा। तो वो आया, मेरे को बोलता है एक्सक्यूज़ मी। मैंने बोला यस। तो बोलता है आई यू थिएटर आर्टिस्ट। तो बोला यस। आपको कैसे पता। नहीं आपके डायलॉग डिलीवरी से पता चलता है। मैंने बोला ओह थैंक यू। और फिर मैं वापस फ़ोन में देखने लग गई। तो उन्होंने बोला कि आप अभी इसके पहले कुछ काम किया आपने। मैंने बोला नहीं इसके पहले तो कुछ नहीं किया है। अच्छा तो आप मुझे आपका प्रोफाइल भेज दोगे, मैं आपको कंटिन्यूटी में यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अरे बाप रे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है भेज दूंगी बोल के मैं मेरे मोबाइल में लगी पड़ी हूँ। तो वो मुझे बोलता है नंबर ले लो ना। मैंने बोला ओ यस। अच्छा जब मैं सेट पे गई थी ना, मैं एक नाम कॉन्स्टेंटली सुन रही थी कि इनको पूछो इनको पूछो। वो नाम ये था कि बिरला सर को पूछो, बिरला सर को पूछो। तो जब से मैं सेट पे आई थी मुझे पता था कि हाँ कोई तो है सेट पे जो हुज रिस्पॉन्सिबल, जो पोजीशन है हेड होगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है दे दो नंबर। तो मैंने हाँ लिया ऐसा। मैंने बोला आपका नाम। तो उसने बोला चेतन बिरला। और मैंने जो ऊपर देखा उसको, आई वाज लाइक चेतन कौन है? चेतन वाज द गाय एक्चुअली जिन्होंने मुझे आके अप्रोच किया था, और वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे हमारे शो के। चेतन सर बोलते थे मुझे। और सर अच्छे सर। तो एक्चुअली ही वाज द गाय जिन्होंने मेरा पर डे वो 500 रुपए से उसी सेम डे पे मेरा पर डे हो गया था 2000। जिस मतलब उसने एक्चुअली प्रॉमिस किया था मुझे कि 1200 रुपए पर डे देंगे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए। बट जब मेरे हाथ में मेरा
चेक आया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार पैसे ज्यादा क्यों लग रहे हैं, 10 दिन मैंने काम करा हुआ था तो मेरा कुछ 12,000 का चेक आया हुआ था, टीडीएस कट के 10,000। तो मैंने बोला यार ये मतलब मुझे हिसाब नहीं समझ आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक बार मुझे काफी बुखार था और मैं फिर भी शूट करी थी, तो उसके बाद कंसिडरेट होके मुझे 1200 बोल के 2,000 पर डे दे दिया था। तो ये टीडीएस भी पड़ता मतलब समझा नहीं मैं। टीडीएस कटता है पर भरता कोई नहीं है, हाँ वही आता कभी नहीं अकाउंट में। हम लोग भी तो टीडीएस का आपकी पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन लेते ही नहीं लोग। होते वो तो और होते जीएसटी पे कर दो। तुम उतना देते नहीं हो ना जितना टीडीएस कटे उसमें। एक बात बता, अगर सब ये सब चीजें हो गई लाइफ में, है ना, सब कुछ अच्छा चल गया, बॉलीवुड में कभी बड़े काम के लिए किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए अप्रोच किया है? मैं तो मैसेज पढ़ा उसने पूछा। देखो दो चीजें हुई है लाइफ में मेरे। मैं जब भी थाने छोड़ के फिर मैं यहाँ पे मलाड में आके जब मैं रहने लगी थी, तो तब तक मैं प्रैंक वीडियोस करने लगी थी, अच्छा खासा कमा भी रही थी। तो एक होता है ना कि अभी व्हाट नेक्स्ट, इंसान रुकता नहीं है, उनको हमेशा अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है। तो ऐसे किसी एक आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया था, प्रतीक दोषी नाम था उनका, अब मुझे पता नहीं वो है भी कि नहीं है। वो बंदा मुझे बोला कि हम मीटिंग करेंगे वगैरह। मीटिंग हुआ, मैं मिली उनको मलाड में, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन वी हैव लाइक 2 प्रोजेक्ट्स, देन सोनी इज गोइंग टू मर्ज विद जी और समथिंग। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो खुद ही लॉयर है, ऐसे उसने दावा किया हुआ था। तो मुझे उसने एक पॉइंट पे ऐसे बोला कि देखो यू आर वेरी फिट फॉर दिस। ये हम लोग लगन लाते में बैक रोड पे बैठे हुए थे मीटिंग करने, मलाड। अच्छा यहाँ पे भी है? मलाड में है बैक रोड, तो वहां पे बैठे हुए थे मीटिंग करने के लिए। मतलब जस्ट मैं शिफ्ट हुई थी, लाइक आई वाज इन अ नटशेल कमिंग आउट फ्रॉम इट। तो मुझे बोला कि अच्छा मैं अब सब हो गया, मैंने बोला ओके, उसने कैरेक्टर ब्रीफ वगैरह किया, सब किया कि ऐसे होने वाला है। तो मैंने बोला ओके आई एम ओके विद इट, ऐसे पैसे भी डिस्कस कर लिए। तो बोलता है बट सिमरन यू टेल मी वन थिंग कि मैं आपको काम दूं। मैंने बोला काम की तू मतलब क्या भाई, तूने मुझे बुलाया उसके लिए ना यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, काम के अगर तू जानता है एक्टर तो ऑब्वियसली बात तभी तो दिया था। तभी तू काम के लिए बोलता नहीं, मेरा क्या फायदा, गुरुजी को गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। तो मैंने बोला हाँ तो मेरे पैसे में से कट ले लो, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि होते हैं कास्टिंग लोग कुछ होते हैं जिनको कट चाहिए होता है, ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, डार्क रियलिटी पर या। तो बोलते नहीं गुरु दक्षिणा मतलब पैसे तो मेरे पास बहुत है, पैसे वाला तो था भी वो, पैसे मेरे पास बहुत है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, व्हाट ही सेड। आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स। तो मैंने बोला अच्छा। तो मेरे को बोलता है कि, और उसने और एक चीज ऐसे बोली थी मुझे कि तो मेरा मुझमें वो है नहीं कि मैं रिवीलिंग क्लोथ्स ज्यादा पहनूं या कुछ, मतलब मैं जैसी हूँ मुझे जो कंफर्टेबल लगता है ना उसमें ये करती हूँ। और आई थिंक प्रोफेशनली अगर आप मीटिंग कर रहे हो किसी से तो आप एकदम यू नो पार्टी वाले कपड़ों में तो जाओगे नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली ना आपको पहले आपकी ड्रेसिंग से शुरू करना चाहिए, यू नो जब भी आप और मैंने ना तभी एक फॉर्मल शर्ट पहन रखा था और एक नीचे पैंट पहन रखी थी। बोलते कि जब भी ऐसी मीटिंग के लिए जाना ऊपर के 2 बटन खुले होने चाहिए। ये साले कॉम्प्रोमाइज वाले कैसे घुमा के, अगर तुझे करना है सामने वाला हाँ या ना का जवाब देगा, सिंपल सी बात है, तो घुमा फिरा के क्यों पूछना। And he was educated, Amit, he was a lawyer. तुम सोचो मतलब ये क्या चीज हो गई। और मुझे अब मैं बहुत सन की लड़की हूँ, मेरा शॉर्ट टेम्पर्डनेस कितना है, मतलब मेरा 5 सेकंड में दिमाग ऐसे चढ़ जाता है। और मैं उसको कुछ मैंने बोला उसने जब मुझे बोला तो मुझे थोड़ा सा तभी टाइम लगा सिंकिंग करने में, तभी इतना पता नहीं था। तो मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, और मैं बस उठ के उसको मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। तो मैंने बोला यू आर अ बास्टर्ड। हाँ मुंह पे बोल दिया तो यू आर अ बास्टर्ड, और मैं उठ के निकल गई। मैं मतलब मैं चाहती तो थप्पड़ भी मार सकती थी उसको, मारना चाहिए था, बट यार दैट इज नॉट मी। मतलब मैं उस गंदी इंसान को हाथ भी क्यों लगाऊं, ऐसा ना, मतलब मैं मुझे बस वहां से निकलना था। कि तो मैंने कभी किसी से डिस्कस भी नहीं किया ये इंसिडेंट, क्योंकि क्या है ना घर पे मैं अगर तभी बोल देती तो ऑलरेडी मैं उनके अगेंस्ट जाके बाहर रह रही थी, तो वो लोग और टेंशन में आ जाते कि क्या हुआ है। तो ये एक तो सीन था। और काफी बार मीटिंग हुई है हमारी, ऐसे भी नहीं कि मतलब यू नो कि कुछ भी शेडी नहीं है, एग्रीमेंट ये वो, मैं बकायदा ऑफिस जाके आई, उसके बहुत कुछ प्रोसेस हुआ, मेरा लुक टेस्ट हुई। फिर उसके बाद अच्छा वो मुझे तभी बोल रहा था कि आपको
इनर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। जो ब्रांड्स है जैसे ट्रैम्प है, एनामोर है, जो इनर्स के जो ब्रांड्स है उसके लिए मॉडलिंग करो। मैंने बोला भाई देखो, कॉन्फिडेंट होना एक अलग बात होती है और डम होना एक अलग बात होती है। मुझे पता है मेरा जो बॉडी फिगर है उसमें मैं अगर एक उसके लिए साइज 0 लड़की लगती है, ये रियलिटी है। क्योंकि आप कोई भी पैनल्स देखो उसमें साइज 0 की लगती है। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, और मेरे को पैकेज उसने बोला था 8 लाख रुपए, 8 या 9 लाख रुपए, 8 लाख तो बोला ही था। तो मैंने बोला कि यार देखो मेरे में मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। बोलते कि नहीं तुम आओ, हम एक बार वो लुक टेस्ट करें। सॉरी मार कैसे तो मैं ठरकी, तो मैंने बोला, मैंने साफ मना कर दिया, तो मैंने फिर ब्लॉक ही कर दिया उसको। फिर सेकंड डे था कि मैंने ना क्राइम अलर्ट किया था दंगल टीवी का, तो मैं काफी क्राइम शोज कर चुकी हूँ। तो और तभी एक्चुअली मेरा ब्रेड बटर क्राइम शोज पे ही चलता था। तो ब्रिजेश नाम के कोई थे, डीओपी थे हमारे, तो मैंने शूट करा उनके साथ दंगल का। जब भी मैं हिंदी में आने लगी तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसे ही फोन किया, मुझे बोला कि काफी टाइम बाद उन्होंने फोन किया मुझे। तब तक आई थिंक सो मैं काफी एस्टैब्लिश हो चुकी थी मेरे, या फिर मैं स्मार्ट हो चुकी थी। तो अब जब उन्होंने मुझे देखा ना, तब मैं एक नॉर्मल ननंद का कैरेक्टर करने वाली लड़की थी। 5-6 सीन थे वो पूरे एपिसोड में, और अभी मैं एपिसोड लीड्स कर रही थी। तो उसको वो जो गैप हुआ था वो उसको पता नहीं था कि मैं लाइफ में कर क्या रही हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, साक्षी तन्वर जी का नाम लिया था उन्होंने, जो काफी बड़ा नाम है। बोला था कि साक्षी तन्वर जी और हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक वेब सीरीज जिसमें गौहर खान है, आप हो और एक लड़की हम फाइनलाइज कर रहे हैं। 3 लड़कियों के कॉप्स की स्टोरी है ये, और आप उसमें बड़े अच्छे दिखोगे। ये तब हुआ जब मैंने तुझे इश्क का साथ किया जो शो, जब हम लोग मिले थे। तो उस टाइम हाँ, वो शो में ऑलरेडी कर रही थी उस टाइम पे। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था दैट वाज बकायदा पुलिस का, तो इसके वजह से उन्होंने मुझे उस वे में बोला, तो मुझे जेन्युइन भी लगा और काम कर चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी तन्वर जी का ये है, वो प्रोड्यूस कर रही है, तो आप मुझे एक ऑडिशन बना के भेज दो। उसने मेरा पर डे डिस्कस कर दिया, कितने दिन का शेड्यूल है, दिल्ली में शूट है, मसूरी में शूट है, ये सब 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 बोल दिया। और फिर मुझे बोलते हैं अब उसको ये पता नहीं कि मेरे पास फोन में रिकॉर्डर है कि नहीं। अच्छा तो उसने मुझे बोला कि नॉर्मल कॉल पे बात चल रही थी, बोलते कि आप अभी फ्री हो गया बात करने के लिए, अभी फ्री हो गया। मैंने बोला बोलो ना क्या है। मैंने बोला भाई भौक भाई क्या है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। तो उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया और बोला कि नहीं देखो अब ये तो आपका तो सब कास्टिंग वास्टिंग हो गया है, बट मेरा क्या फायदा है इसमें। डीयूपी ने बोला हाँ, अब उसने ये बोला और छछूंदर था यार, मतलब मैं तो खड़ा भी ना करूं, मेरे घर में पानी भी ना भरे, ऐसे लोग डीओपी कैसे बन जाते पता नहीं। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई कहना क्या चाहता है, मेरे को चढ़ी थी उगलवाने की उससे। तो मैंने बोला, बोलते कि साक्षी तन्वर जी प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने उनका खुद का प्रोडक्शन चालू किया है वगैरह वगैरह। मैंने बोला ठीक है, मैंने फोन कट कर दिया। उसने कुछ बोला नहीं, बट मैंने फोन कट कर, वो समझ गया ना अभी क्या है। अब मैंने किया जैसे तैसे साक्षी तन्वर जी को कांटेक्ट, मैंने उनका नंबर निकाला कहीं से पर्सनल, क्योंकि मिल जाता है, अपना सेम इंडस्ट्री है, काम कर चुके होता। तो मैंने साक्षी जी को किया कॉल। मैंने बोला हाय साक्षी जी, मैं सिमरन बात कर रही हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। ऐसे ऐसे मुझे फोन आया है कि आपने खुद का प्रोडक्शन चालू किया है, आपके नाम से ये हो रहा है, पीछे कोई ब्रिजेश नाम का इंसान है, और मैंने उनको उनका नंबर भेज दिया और मैंने उनको ये चीज़ बता दी। और मैंने बकायदा वॉइस नोट्स भी उनको भेजे कि उनके पास एक प्रूफ रहेगा अगर उनको कंप्लेंट करनी है तो। बस फिर साक्षी जी वाज शॉक्ड। शी वाज लाइक बेटा थैंक यू कि तुमने मुझे बताया ये चीज़, मैं कभी उनको पर्सनली मिली नहीं हूँ, मेरी फोन पे बात हुई है, थैंक यू तुमने बताया, माय एजेंसी विल लुक इनटू इट। फिर उसके बाद वो कहीं दिखा नहीं मुझे, और कुछ तो जरूर हुआ होगा उसके साथ। और अभी एक लास्ट हुआ था किस्सा 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले, 3 महीने दो पहले। दो हाँ। वो तो बहुत बड़ा काम है यार। तो अभी बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, तो आपके पास आपका जो नंबर है वो इंडस्ट्री में घूमता रहता है, प्रोडक्शन हाउसेस के पास, कास्टिंग हाउस के पास। तो अब मैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को वी डोंट एंटरटेन, बिकॉज जो इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर होता है हम उनको एंटरटेन करते हैं। तो मुझे एक बंदे का मैसेज आया अननोन नंबर से कि हाय वी आर लुकिंग फॉर
बोला कि वी आर डूइंग अ वेब शो, द वेब शोज नेम इज लव लाइफ, इट इज बेस्ड ऑन कॉलेज बेस्ड का स्टूडेंट्स एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फैंटम फिल्म्स। हमारे तो बहुत बड़े हैं ना, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है उन्होंने कौन कौन सी मूवी बनाई, बहुत बड़ी बड़ी मूवी बनाई हमारे लिए भाई। ये सब जो सैफ अली खान की नहीं आई थी वो, कैटरीना के साथ आगान जलेबी वाला, हाँ मूवी फैंटम। फैंटम ही तो मूवी का नाम ही तो फैंटम कबीर खान की ज्यादातर वही करते हैं। हाँ फर्स्ट से फैंटम जो बोला था, हाँ फर्स्ट फैंटम बहुत सारी मूवीज है बहुत। तो उसने मुझे देखो अब ऐसा है ना कि आई हैव गॉन टू यशराज आल्सो, आई हैव गिवन अ लुक टेस्ट, तो मैं थोड़ा मतलब मैं रिलायबल रह सकती थी उस चीज पे कि नहीं चलो ठीक है आता है, और उनके पास नंबर। अभी जैसे मेरे को बीच में एक बार बोमन ईरानी जी के प्रोडक्शन से फोन आया था, कास्टिंग बे वालों ने मुझे कांटेक्ट किया था एक फिल्म के लिए, तो वो तो काफी जेन्युइन था, मैं उनके ऑफिस गई, मेरा रीडिंग भी हुआ, बट मैं तभी लव लॉटरी शूट कर रही थी ऑलरेडी। अच्छा उस टाइम के बाद हाँ, तो तभी वो क्लैश हो गया, तो मेरा काम नहीं हो पाया वहाँ पे, बट वो बहुत जेन्युइन था। तो अगर मुझे बोमन ईरानी जी के यहाँ से फोन वगैरह आया तो ऑफ कोर्स यू आर रिलीव्ड कि हाँ चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो मैंने चीज पूछा, डू यू हैव माय प्रोफाइल, क्योंकि तुम डायरेक्टली मुझे पूछ रहे हो आर यू अवेलेबल करेंटली, बोलते नो बट वी हैव सीन योर गूगल लिंक्स एंड इंस्टाग्राम लिंक्स। मैंने बोला ठीक है फेयर पॉसिबल, तो ही सेड कि ठीक है वी आर फिक्सिंग अ मीटिंग फॉर 2 PM on Monday and you be there at the office and sir wants to meet you personally, फैंटम के जो करता करता है। तो मैंने बोला अब वो ऐसा है चीज कि वो एक्चुअली एक्टर्स को मिलते भी है, अच्छा मतलब डायरेक्टर भी वही है, राइटर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट और एक डायरेक्टर का लेन देन होता है। फैंटम में पहले 3 जाने थे ना, अनुराग कश्यप अलग हो गया वहां से, अब वो अलग हो गया है। काफी टाइम हो गया अलग हाँ हुए। बहुत टाइम हो गया। अभी फैंटम सिर्फ एक ही इंसान। 2 लोग संभालते हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे उन्होंने बोला कि यू कम टू द ऑफिस, उसने मुझे बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा कि ऑफिस एड्रेस भेजा, ऑफिस का करंट लोकेशन भेजा, तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, ठीक है। अब मंडे आ गया और मैंने उसको पहले फोन करके पूछा संडे को शाम को कि सुनो कि एक्चुअल में क्या है, वी आर डूइंग अ लुक टेस्ट और वी आर हैविंग अ मीटिंग या फिर स्क्रिप्ट डिस्कशन है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ओके वी डोंट, अगर आपका लुक जा रहा है ना उस कैरेक्टर के लिए तो दे एक्चुअली आपसे वो काम निकलवा के लेते हैं। अगर आपका लुक जा रहा है तो बोलते कि ठीक है ऑडिशन कर लेंगे हम, आप पहले स्क्रिप्ट सुन लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, बट सर वांट्स टू मीट यू पर्सनली, तो आप आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने बोला ओके फेयर इनफ। मेरी एक मैम है जो मेरी पहली शो की क्रिएटिव रह चुकी है, मैं उनसे काफी ज्यादा चीजें शेयर करती हूँ, तो उनके सामने ये चीज हुई तो वी वर लाइक वेरी पॉजिटिव कि चलो कुछ अच्छा है करके। बट तो उन्होंने बोला कि मीटिंग है, सो मंडे को मैंने उनको मॉर्निंग को 9 बजे मैसेज किया कि आप मुझे एक बार करंट लोकेशन भेज दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि फैंटम के 2 ऑफिस है, एक बैक एंड ऑफिस है और एक मेन ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है सर विल बी वेटिंग फॉर यू, सर विल मीट यू। आई सेड ओके। तो पर डे भी डिस्कस किया था, उसने 15,000 पर डे बोला था, 55 डेज का शेड्यूल शिमला में, मुंबई में और अलीबाग में। तो मुझे उसने सडनली बोला डू यू वांट टू अर्न डबल मनी। मैंने ये कौन सा लक्ष्मी फंड है भाई 21 दिन में पैसा डबल। तो बोला कि मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, तो बोलते कि नहीं वी कैन मेक योर पर डे अप टू 30,000 रुपीस। अच्छा भाई इतना बकचोदी क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो गया, मतलब लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तो बोले कि सर वांट्स टू मीट यू पर्सनली and he is going to ask you for compromise. This is what he said directly on the chat. और वो बंदा इतना stupid है, वो मेरे को मैसेज पे ये सब बोल रहा है। और नाम क्या बताया था उसने डायरेक्टर का? अनुराग कश्यप। उसको ये भी नहीं पता कि अनुराग कश्यप कब छोड़ चुका है फिल्म। कौन था ये? बेटा जहाँ मिला ना वही बताऊंगा। तो अनुराग, अब मुझे नहीं पता कि अनुराग कश्यप का क्या है, बट आई थिंक ही इज अ फैमिली पर्सन, सो उनकी बीवी है, उनकी बच्ची है, तो आई थिंक यार उनको ये सब करने की क्या जरूरत है। मतलब किसी लड़की को तुम लॉन्च कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम ऐसी सब चीजें करो। तो मैंने उस इंसान को ये बोला कि भाई आई एम गोइंग टू द ऑफिस एंड चेकिंग कि रियल में अनुराग कश्यप वहां पे है कि नहीं।
तो उसने मुझे ये बोला कि सिमरन मैम आप जाओ, उसने बहुत तहजीब से ही बात की मुझसे, मेरे को बोला कि सर विल पर्सनली टॉक टू यू अबाउट दिस। वो बोला आप जाओ, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप वहां पे जाके देख लो, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चलता आ रहा है। वो जेन्युइन बोल रहा था। हाँ, वो बोला मुझे कि आप मुझे गाली दे तो चल जाएगा, बट आप जाके देख लो। तो अब मेरे पास उतना टाइम, पैसा, हिम्मत खर्च करने के लिए है नहीं कि मैं वहां पे जाके देखूं। काम छोड़ दिया तुमने वहाँ से। कौन सा काम है, ऐसे काम करने से तो भाई ना ऑब्वियसली बात है। मतलब क्यों जाऊं मैं वहां पे, जाके होगा भी क्या? वहां पे जाके मुझे मिलने क्या वाला था? चलो मैंने देख भी लिया कि अगर मैं भी बकायदा सच्ची ऐसे, अच्छा मैंने फैंटम फिल्म्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी किया था लंबा चौड़ा कि ऐसे ऐसे इंसान है, ये बोल रहा है, अगर ये आप चेक करो, आपका नाम खराब हो रहा है या आप जो भी कर रहे हो तो व्हाट इज इट। मुझे वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सीवी नहीं किया होगा। अरे क्यों नहीं करेंगे, आजकल डिजिटल वर्ल्ड इतना है कि सबको सब कुछ दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है। इग्नोर किया। तो मैं फिर मतलब मैं अपसेट हो गई थी काफी, बट मैं गई नहीं क्योंकि उस चीज को सच या झूठ करके मुझे कुछ मिलने नहीं वाला था। एंड बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि लड़की हो चुप बैठो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये तो मुझे नहीं छोड़ती 3 बार तो मेरी लड़ाई हो चुकी इससे तो ये दूसरों को कहाँ छोड़ेगी भाई। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहुत। तो किसी बड़े इंसान का नाम लेके करना, तो अगर आप मुझे पूछते कि व्हाई डोंट यू वांट टू गेट इनटू बॉलीवुड, दिस इज द रीज़न कि मैं ये नहीं बोलती कि सब गलत है या सब झूठे हैं, बट मैंने जो चीज़ें देखी है, मैं मेरे डेली सोप में मेरे कंफर्ट लेवल में बहुत खुश हूँ क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में वर्कआउट होती है। और यू नो यू डोंट हैव टू लिटरली गो देयर एंड बी लाइक अरे मुझे काम दे दो। यही होता है आजकल तो। अब जैसे कि मैंने पहली फिल्म मेरी मराठी में करी हुई थी सयाजी शिंदे सर के साथ, बहुत बड़ा नाम है, तो मेरी डेब्यू फिल्म थी वो सयाजी शिंदे सर के साथ। वो चली नहीं चली वो अलग बात है, बट वो रूरल एरियाज में ज़्यादा चली थी कि मराठी थी तो, और स्टारकास्ट भी काफ़ी अच्छी थी। पहली फिल्म के हिसाब से वो बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए, मेरे एक आइटम सॉन्ग भी था उसमें वगैरह वगैरह। तो वो मुझे ऑडिशंस ही मिली, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने काम किया, मैं रही बकायदा। इट वॉज ऑल क्रिस्टल क्लियर। पैसे बहुत कम दिए उन लोग ने, वो पता लगे, बट ठीक है यार, आज मेरे प्रोफाइल पे सयाजी शिंदे सर के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो उनकी हीरोइन बन के काम करना एक अलग चीज़ थी मेरे लिए। सो आई थिंक सो अच्छे काम मिलते हैं, एंड व्हाट इज मेंट फॉर यू इज गोइंग टू फाइंड यू। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सही है। तो मुझे लगता है कि ये ओवरनाइट जो गलत सलत करके अब जो करते हैं वो करते हैं, आई डोंट जज देम, बट आई एम नॉट समबडी हु वुड डू दैट। तो इस वजह से मैं बहुत सिलेक्टिव रही हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं 6 महीना भी घर पे बैठी हूँ, आई एम ओके बिकॉज आई वांट टू डू तो क्वालिटी। स्टार्टिंग में जो क्रेज था अभी है वो, जो स्टार्टिंग में जब तू थिएटर कर रही थी अपना, तब क्रेज देख, जुनून और क्रेज अलग होता है। अब जैसे तब क्रेज था, अब मुझे पता ही यही मुझे करना है। अब तब ये था कि बस मैं एक बार टीवी पे दिख जाऊँ। अब तो काफ़ी बार दिख गई है। अब तो ऐसा है कि आधा मन तो पूरा हो गया, नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। मतलब मेरा ये था कि मुझे खुद को ना सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, मुझे खुद को थिएटर में देखना है। वो भी मैंने देख लिया, बकायदा मेरी फिल्म रिलीज हुई तभी मैंने देख लिया। इंट्रोड्यूसिंग सिमरन क्षीरसागर देख लिया, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मुझे कभी कभी मेरा सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, ये मुझे पता नहीं इट्स अ कैप्रिकॉर्न ट्रेट और व्हाट, बट मेरा सेल्फ डाउट ज़्यादा है। मुझे लगता है मैंने ना कुछ किया ही नहीं लाइफ में। ये तो है। तो अभी ये कभी काम करना है तुझे, काम तो नहीं किया तूने लाइफ में अभी, बहुत कम किया है। जितना काम किया उससे ज़्यादा तूने आराम किया है, मतलब जहाँ तक मैं देखता हूँ 3-4 सालों में। हाँ, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं आती हूँ, मैं थोड़ा काम करती हूँ। इसके इंस्टा का लिंक जो है नीचे दे दूंगा, फॉलो करना इसको। जब भी देखोगे आप स्टोरी पे कहीं यहाँ घूम रही है वहाँ घूम रही है, कभी आप ये नहीं देख सकते कि आज मैं इस सेट पे काम कर रही हूँ, मैं इस कभी क्या नहीं, झूठ बोल रहा है, कभी नहीं। 1-2 बार, 3 महीने में कभी 1-2 बार देख लिया तो ठीक है। 1 सेकंड में करती रहती हूँ, मैं सब दिखाती नहीं हूँ, पता है क्या। हाँ ये भी अच्छा, वो भी चलो, वो भी। अब आगे चल के क्या मतलब प्लान है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है? करनी है यार। कब?
कोई अच्छा मिले लड़का तो करनी है, डेफिनेटली करनी मतलब है। कैसा रिक्वायरमेंट बताइए, आप सामने बैठी हैं टाटा बिरला टाइप्स। सो आई होप गाइस ये पॉडकास्ट आपको देखने में मजा आया होगा। नहीं, मुझे लड़का ऐसा चाहिए जैसे मैंने मेरे डैड को देखा है मेरी मॉम के साथ, उनका लव मैरिज रहा है। मेरी मॉम इज़ अ सिंधी, माई डैड इज़ अ महाराष्ट्रन। अच्छा, हाँ, और उन्होंने बाकायदा बगावत करके शादी करी हुई थी। तो अभी तो अंकल आंटी बगावत करने नहीं देंगे, वो बोलेंगे जा एंजॉय कर, कोई नहीं शादी कर। हाँ, मेरे घर पे ऐसा कोई आंटी तो सीन चिल नहीं है। आंटी भी, पापा भी बहुत चिल है मेरे। अंकल से कभी बात नहीं अंकल करी से कभी बात नहीं करी, हाँ, बट वो बहुत चिल है। बट उनका ऐसे ही है कि मेरी बेटी खुश रहे, और मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे लेवल का क्रेजीनेस उसमें हो कि अच्छा एक बात बता मुझे, एक अभी जस्ट याद आया, मैं सोच रहा था पॉडकास्ट एंड करूं बट थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा मैं। जब लंदन गई थी ना, हाँ, वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। मतलब अगर मान ले वहाँ से तेरे को शादी का ऑफर आया कि शादी करके अब वहीं रहना है, जाएगी? कभी भी नहीं। मुझे कोई 10 मिलियन भी दे दे ना, 10 करोड़ 100 करोड़ भी दे दे मुझे कोई, और मुझे कोई बोले तुम यहाँ पे बस महारानी बन के रहो, बकिंगम पैलेस की रानी बन के रहो, तो भी मैं ना जाऊँ। ऐसा क्यों है? मेरे बहुत लोग, बहुत, मेरा भाई भी है बड़ा कैलगरी में, हाँ। वो भी कह रहा मैं इंडिया छोड़ूंगा, सॉरी कैलगरी छोड़ के इंडिया आऊंगा। देखो कैसा है ना, यहाँ पे अब जैसे एक तो रिसोर्सेज बहुत है, मतलब अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे, मुझे रात को 2 बजे अगर ट्रैवल करना है तो मैं ओला उबर कर सकती हूँ, मुझे ऑटो आ जाती है, मैं ऑटो से भी ट्रैवल कर सकती हूँ। वहाँ पे ना तुमको सेफ नहीं लगता है। मतलब मैं दिन में भी अगर बाहर पड़ती थी ना, वहाँ पे मुझे बिल्कुल सेफ फीलिंग नहीं आती थी। लंदन में बर्मिंघम में, मैं जहाँ पे मेरी बहन के यहाँ पे मैं रह रही थी, वहाँ पे रात को 12:30 बजे ना ऊपर एयर फायरिंग हो रही थी, क्योंकि एक मर्डरर हमारे एरिया में घूम रहा था भाई। तो मतलब उसको ही मारा था कि किसी को भी लगे फिर? नहीं, उसको ही ढूंढ रहे थे। ऑफकोर्स रास्ते में तो कोई होता ही नहीं, किसको मारेंगे। हाँ वो भी। अच्छा वहाँ का एक सीन और भी है, मैंने देखा है वहाँ पे किसी घर से कोई मतलब नहीं लेते, कोई मतलब नहीं। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं। आफ्टर अ पॉइंट दे लूज देयर एम्पैथी टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स। उनको कोई नहीं चाहिए होता है लाइफ में। मतलब उनको बस हम लोग हैं, हमारा चल रहा है। और वहाँ पे जो उनके फ्रेंड सर्कल्स भी होते हैं जो है, तो वो सब हाय हाउ आर यू, ओके गुडी गुडी, मतलब कोई अपना दुख दर्द, जैसे तू और मैं अगर कभी बैठ गए तो हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं। उनका दुख दर्द कभी शेयर नहीं होता है। दे विल ओनली जस्ट प्रिटेंड कि सब बहुत कुछ अच्छा है। बस वहाँ पे यही है कि क्लेनलीनेस है इसके लिए, बट आई थिंक सो वहाँ पे ना गूगल पे चलता है। वहाँ पे ऐसा कोई ऐप नहीं है जैसे हमारे पास गूगल पे जैसे है। इंडिया में इतने सारे ऐप है, फोन पे ये सब वो सब। वहाँ पे तुमको ग्रोसरी, अब यहाँ पे इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको जाना पड़ता है। मेरा बर्थडे होता है 25 दिसंबर, जो क्रिसमस मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। मतलब मैं पागल हो गई थी, मेरे को लगा था अरे भाई मैं बर्थडे मनाऊंगी क्रिसमस मेरा लंदन में। 25 और 26 तारीख वहाँ पे कर्फ्यू होता है। अरे मतलब भाई तुम कतई कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। कोई भी मतलब ऐसा घूमने फिरने के लिए ठीक है 10 दिन के लिए। हाँ मतलब ठीक है, तुम 10 दिन घूम लो, 15 दिन घूम लो। मुझे लिटरली, मैं गई तो थी 3 महीने के लिए, मैं आई तो 1.5 महीने में वापस। मैं इसी वजह से आई क्योंकि मुझे टॉक्सिक हो गया था सब, मैं मिस कर रही थी। वहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं, कोई नहीं। और आप किससे भी कितना बात करोगे, वहाँ पे सब लोग अपने अपने में रहते हैं, बड़े सेल्फिश किस्म के लोग हैं। दे जस्ट प्रिटेंड, मतलब उनको क्या लगता है कि सबसे स्माइल करके बात करते हैं। कि सपोज कोई किसी को जानता नहीं, कोई अननोन भी हो तो स्माइल करके जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर फ्रेंडली, दे आर लाइक यू पीपल। ऐसा उनका, वो लोग कुत्तों को ज़्यादा भाव डालते हैं इंसानों से ज़्यादा। डॉग्स आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मतलब ये वाला तो प्लान कैंसिल है तेरा। और लोग कहते हैं कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं है। मेरे को लगता है मुंबई में बहुत टाइम है लोगों के पास, मुंबई में इवन बात भी कर लेते हैं वो। अरे देखो, मुझे ऐसा लगता है जिसको जिसके लिए टाइम निकालना होता है वो निकाल लेता है। हाँ ऑब्वियसली बात है, ये प्रायोरिटीज की बात होती है। तो मुंबई, आई लव मुंबई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर रीलोकेट होना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुणे तक जा सकती हूँ, बट उसके आगे नहीं जा सकती। पुणे भी नहीं, ज़्यादातर मुंबई इज समथिंग दैट वेयर माई हार्ट बिलोंग्स। मतलब पहले ना मुझे ये चीज़ पता नहीं थी लाइफ में मुझे चाहिए क्या, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था मैं कहीं पे भी कुछ भी चल जाएगा, दिल्ली चली जाओगी, चंडीगढ़ चली जाऊंगी, बट नहीं। एक होता है कि आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे हमारा वर्क पैटर्न है तो वो समझ के लेना, उस चीज़ में उसमें उतना एफर्ट्स डालना। जैसे मैं और शैली हैं। अरे ये लोग बहुत प्यारे हैं।
मतलब इसकी किस्मत भाई चमक गई है कि इसको शैली मिल गई है। शैली ने पता नहीं कौन से कार्मिक साइकिल्स नहीं किए थे कि जो नहीं, बड़ा अमित बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। I mean, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ यार, नहीं बहुत अच्छा है बड़ी अमित। मुश्किल से पढ़ाया था उसको, कभी 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 थोड़ा पॉडकास्ट करूंगा मैं। कभी कभी थोड़ा बच्चों जैसे करता है, अभी तो खुद को बच्चा हो गया, थोड़ा संभाल, नहीं अभी भी बच्चा हूँ, है ना। बट आई थिंक बच्चा रहना जरूरी है। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत बच्चा हूँ, और बीबी के साथ तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो 2 लोगों को संभाल रही है आजकल, एक जाने को नहीं। दैट्स ट्रू। नहीं, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट शैली इज डूइंग। मतलब मैं ये भी कहता हूँ कि टाइम पे शादी वादी कर लेनी चाहिए, मेरे को लगता है। तो बहुत सही है। अभी आजकल ये क्रेज है कि 35 में शादी, 40 में बच्चे। मेरे को नहीं सही लगता यार, मुझे ये नहीं सही लगता है बिकॉज मुझे ये लगता है कि एक जैसे मेरी एज है अभी, मैं शायद एज तो नहीं बता सकता, बट जब मैं एक अच्छे एज में जाऊंगा तो मेरा लड़का मेरे बराबर का रहेगा। एग्जैक्टली और हम मतलब दोनों आपस में कोई मेरे से बात भी ना करे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा लड़का रहेगा। टेंशन नहीं है। मतलब अगर मैं 50 की जब भी होंगी, मेरा बच्चा एटलीस्ट 22 से 25 के बीच में होना चाहिए, कम से कम। कम से कम। तो ये मेरे को भी लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि लेट शादी करके क्या मिलता क्या है। है, कुछ नहीं। सो आई थिंक इवन लोग परेशान हो रहे हैं कि हो नहीं रहा है किसी को, फिर वो मेडिकल के टंटे ये मेडिकल के टंटे बहुत है, तो टाइम रहते सब सही हो जाए। रिश्ते भेजो यार मुझे प्यारे प्यारे, मम्मी डैडी से अप्रूवल कराएंगे, पहले हमें तो अप्रूव करेगा। सो आई होप गाइस ये पॉडकास्ट आपको मजा आएगा सुन के, देख के, और ऐसे ऐसे और वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके पास। ऐसे अभी हाँ मतलब ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब के लिए तू बोलना, तू भी तो यूट्यूबर ही है। हाय एवरीवन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करना मत भूलिए, और कमेंट्स में बताइए आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा। एंड डू फॉलो मी एंड अमित बोथ। आई लव यू ऑल, थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। बाय बाय।